हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यूनिटी के इस नए वीडियो में आपका स्वागत है। आज के क्लास में हम लोग एक बहुत स्पेसिफिक टॉपिक करने वाले हैं। आप लोगों ने अपनी तैयारी के समय, पढ़ाई के समय सरकारी योजनाओं से संबंधित टॉपिक्स को पढ़े होंगे। उसमें एक योजना प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना है, जिसको लेकर के छात्रों के बीच में हमेशा भ्रम बना रहता है। वास्तव में वो उसको ठीक से समझ नहीं पाते हैं। तो हम लोग इसको शुरुआत करते हैं। प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना की घोषणा प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त 2021 को किया था और 13 अक्टूबर 2021 को इसे प्रारंभ किया गया। यह मुख्य रूप से 2024-25 तक चलने वाला एक योजना है, जिसमें भारत की अर्थव्यवस्था को 5 ट्रिलियन का इकोनॉमी बनाने का टारगेट है। साथ ही साथ 2040 तक भारत की अर्थव्यवस्था को 20 ट्रिलियन करने का लक्ष्य है। प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना मुख्य रूप से नेशनल मास्टर प्लान फॉर मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी है। इसमें 16 मंत्रालयों के बीच में आपस में कनेक्टिविटी है, वे मिल करके काम करते हैं। और इस परियोजना के अंतर्गत सागरमाला, भारतमाला और उड़ान, आपने सुना होगा, उड़े देश का आम नागरिक, उड़ान जैसी महत्वपूर्ण योजनाएं शामिल हैं। 2019 में नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन नाम का प्रोजेक्ट बनाया गया था, जो 110 लाख करोड़ की योजना थी। इसे भी प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना में शामिल कर लिया गया है। इसका मुख्य उद्देश्य कार्गो हैंडलिंग की क्षमता को बढ़ाना, 11 औद्योगिक गलियारा अर्थात 11 इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बनाना, 2 रक्षा कॉरिडोर का निर्माण करना, जो कि तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश में होंगे, सभी गांवों में 4G की कनेक्टिविटी करना, 17,000 किलोमीटर का गैस पाइपलाइन लगाना और 2024-25 तक 2 लाख किलोमीटर का नेशनल हाईवे का प्रोजेक्ट पूरा करना शामिल है। इसमें 200 से भी ज़्यादा क्षेत्रीय हवाई अड्डों, एयरपोर्ट के निर्माण की योजना है। साथ ही साथ 22 ग्रीन फील्ड एक्सप्रेस वे, जिसे आप नेशनल हाईवे के रूप में कहते हैं, 22 ग्रीन फील्ड एक्सप्रेस वे निर्माण की योजना है। 23 इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट शामिल हैं और 35 मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक सिस्टम बनाने की योजना है। प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना एक बहुत ही बड़ा और मेगा प्रोजेक्ट है, जिसके 6 पिलर्स हैं और भारत सरकार के 16 मंत्रालय आपस में मिलकर के काम कर रहे हैं। इसके लिए भारत सरकार का PM गति शक्ति पोर्टल भी बना है। साथ के साथ राज्य स्तर पर PM गति शक्ति पोर्टल बनाने वाला पहला राज्य गुजरात है। तो देखो, इस तरह की योजनाएं बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं होती हैं। आप इसमें बेसिक टॉपिक का छोटा छोटा नोट्स बनाओ और इनसे रिलेटेड कोई करंट अफेयर्स आता है तो उसको नोट करो। एग्जामिनेशन का यही डिमांड है। हम लोग किसी और दूसरे क्लास में योजनाओं के बारे में पढ़ेंगे। SSC, CGL और CHSL के लिए GS का जो पैटर्न चेंज हुआ है, उसमें आप जो फंडामेंटल टॉपिक्स पढ़ते हैं, जैसे मैंने आज एक एग्जांपल लिया हुआ है इंडियन पॉलिटी का, तो आपकी क्या आदत है कि आप एक बुक, नोट्स या किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ते हो तो उसका नोट्स आपने देख लिया, पढ़ लिया और आप कहते हो कि एग्ज़ामिनेशन में क्वेश्चन ही नहीं आया या क्वेश्चन आया तो बना नहीं पाए। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आप जो फंडामेंटल और बेसिक टॉपिक जैसे हिस्ट्री या ज्योग्राफी पढ़ते हो, पॉलिटी पढ़ते हो, तो वो उसके अधिकांश क्वेश्चंस करंट अफेयर्स से ही कनेक्टेड होते हैं। ये बात आप समझ नहीं पाते हो। तो आज आप पॉलिटी का एक टॉपिक देखिए और समझने का कोशिश करिए कि प्रश्न किस तरह से पूछे जा रहे हैं। आज का टॉपिक हमने लिया है इलेक्शन कमीशन। इलेक्शन कमीशन संविधान के भाग 15 में आर्टिकल 324 से लेकर 329 तक है।
संविधान के आर्टिकल 324 में इलेक्शन कमीशन के संबंध में बताया गया है, जो कि एक संवैधानिक निकाय है अर्थात बॉडी है। 25 जनवरी 1950 ईस्वी को इसकी स्थापना हुई थी। इसी कारण से हम प्रत्येक वर्ष 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाते हैं। अब देखो, ये बड़ा ही नॉर्मल सा क्वेश्चन है। अब आपको ये याद रखना पड़ेगा कि 25 जनवरी को हमने जो मतदाता दिवस मनाया उसका थीम क्या है। यहाँ पर आप गलती करते हो। इलेक्शन कमीशन के पहले चीफ इलेक्शन कमिश्नर श्री सुकुमार सेन थे। 1950 से लेकर 1989 तक यह एक सदस्य वाला आयोग था, लेकिन 1990 में इसे बहुसदस्यीय बना दिया गया। पुनः 1990 में इसमें एक सदस्य वाला आयोग बना, लेकिन 1993 में इसमें 2 और डिप्टी कमिश्नर जोड़े गए। अब यहाँ पर आप समझोगे कि 2 डिप्टी कमिश्नर हैं तो वे चीफ इलेक्शन कमिश्नर से ओहदे में पद में छोटे होंगे, लेकिन ऐसी बात नहीं है। तीनों का रैंक बिल्कुल एक जैसा होता है, तीनों का इक्वल रैंक है। VS रमा देवी अब तक एकमात्र महिला मुख्य निर्वाचक कमिश्नर रही हैं, चीफ इलेक्शन कमिश्नर रही हैं। भारत के संविधान में आर्टिकल 324 में कहा गया है कि भारत का राष्ट्रपति इलेक्शन कमिश्नर को नियुक्त करेगा, लेकिन इसमें कोई योग्यता नहीं बतलाई गई है। अभी आप पढ़ते हो कि इलेक्शन कमिश्नर बनने के लिए या इलेक्शन कमिश्नर तब तक रह सकते हैं जब तक कि उम्र 65 वर्ष हो अथवा उसने अपने कार्यकाल का 6 वर्ष पूरा कर लिया हो। लेकिन ये बातें भारत के संविधान में लिखी हुई नहीं हैं। ऐसी कुछ चीज़ें आ रही हैं परीक्षाओं में जिनसे आप बिल्कुल भी परिचित नहीं हो और यहाँ पर आप गलती करते हो। संविधान में कहा गया है कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त को उसी तरीके से हटाया जाएगा जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस को हटाते हैं, अर्थात उन पर महाभियोग चलाया जाएगा। हाँ, महाभियोग की प्रक्रिया के बारे में उल्लेख नहीं किया गया है, लेकिन अन्य जो इलेक्शन कमिश्नर हैं, अभी 2 डिप्टी इलेक्शन कमिश्नर हैं, उनको हटाने के लिए महाभियोग चलाने की आवश्यकता नहीं है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सिफारिश पर भारत का राष्ट्रपति उनको हटाता है। इलेक्शन कमीशन का मुख्य कार्य ये है डिलिमिटेशन करना, जो कि भारत के संविधान के आर्टिकल 82 में दिया गया है। इसके अलावा वह मतदाता सूची तैयार करता है, सही तरीके से इलेक्शन हो ये देखना उसका काम है। आप यहाँ पर ध्यान में रखना कि राज्यों में जो पंचायत के चुनाव होते हैं, नगर पालिका के चुनाव होते हैं, वो राज्य निर्वाचन आयोग करवाता है। उसमें केंद्र के निर्वाचन आयोग का कोई भी योगदान, कोई भी हाथ नहीं होता है। इलेक्शन कमीशन से संबंधित कुछ आर्टिकल हैं, जैसे आर्टिकल 325 में कहा गया है कि धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग के आधार पर किसी को मतदाता सूची में शामिल करने से मना नहीं किया जा सकता। यहाँ पर आप ये ध्यान में रखना कि न्यूजीलैंड पहला देश है जिसने महिलाओं को मतदान का अधिकार दिया था। आर्टिकल 326 में वयस्क मताधिकार का उल्लेख किया गया है। पहले वोट देने की उम्र आप जानते हो कि 21 वर्ष थी, लेकिन संविधान के 61वें संशोधन 1989 के द्वारा वोट देने की उम्र घटा करके 18 वर्ष कर दी गई। और आप यहाँ पर ये ध्यान में रखो कि मतदान का अधिकार फंडामेंटल राइट नहीं है, बल्कि वोट देने का अधिकार एक पॉलिटिकल राइट है, एक लीगल राइट है। आर्टिकल 327 में कहा गया है कि निर्वाचन से संबंधित कानून भारत की संसद बनाएगी। संविधान के आर्टिकल 328 में विधानसभा के चुनाव के संबंध में बतलाया गया है। आर्टिकल 329 यह बतलाता है कि चुनाव संबंधी विषयों पर न्यायालय के हस्तक्षेप पर रोक लगाई गई है। अब ये तो हो गया कुछ बेसिक बात जो आपको किताबों में मिल जाती है, लेकिन अब इससे रिलेटेड जो आपको करंट अफेयर्स का न्यूज़ है वो आपको ध्यान में रखना है। जैसे इलेक्शन कमीशन ने अभी गरुड़ नाम का ऐप बनाया है। अभी जो हमारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर श्री राजीव कुमार हैं, तो नेपाल में जो चुनाव हुए थे उसमें उन्हें पर्यवेक्षक के रूप में आमंत्रित किया गया था। अभी सेंट्रल एशिया के देश उज्बेकिस्तान में जनमत संग्रह हुआ था, जिसे हम रेफरेंडम कहते हैं। वो इसलिए हुआ था कि देश के संविधान को बदला जाए या नहीं। तो उज्बेकिस्तान ने
भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त को आमंत्रित किया था। हमारे मुख्य निर्वाचन आयुक्त श्री राजीव कुमार वहाँ पर गए थे। अभी हाल ही में कुछ दिनों पहले ही इलेक्शन कमीशन ने मतदान में वोटों का प्रतिशत बढ़ाने के लिए प्रसिद्ध क्रिकेट प्लेयर सचिन तेंदुलकर को अपना नेशनल आइकॉन बनाया है। तो यहाँ पर आप ये ध्यान में रखो कि जो आप टॉपिक फंडामेंटल टॉपिक पढ़ रहे हो, हिस्ट्री का, इकोनॉमिक्स का, ज्योग्राफी का, पॉलिटी का, तो उससे कनेक्टेड करंट अफेयर्स का न्यूज क्या है, उससे रिलेटेड ऐप क्या है, पोर्टल क्या है, उससे संबंधित योजनाएं क्या हैं, ये परीक्षाओं में ज़्यादा फोकस होती है। तो आज के लिए क्लास ऑफ करते हैं। गुड लक फॉर अपकमिंग एग्जामिनेशन।